नमस्कार, आइए बात करते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। वही छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रदेश भर में लागू होंगी नई योजनाएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की। पेंशनरों की पेंशन कब मिलेगी? प्रदेश में चल रही नई योजनाएं। सीएम ने लागू की नई स्कीम। राजस्थान में पेंशन को लेकर भजनलाल सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत पेंशन के नियम में बदलाव किया गया है। राजस्थान में सर्द हवाओं का दौर एक बार फिर शुरू हो रहा है। रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट होगी। मौसम केंद्र ने इसकी संभावना जताई है। मौसम केंद्र के अनुसार 3 दिसंबर से झालावाड़, सवाई माधोपुर और चूरू जिले में शीतलहर का दौर शुरू होगा। आगामी दिनों में तापमान में हल्की गिरावट होने और 8 से 4 दिसंबर को शेखावाटी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री के आसपास दर्ज होने की संभावना है। हिमालयी क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की स्थिति में है, जिसके असर से 9 दिसंबर के बाद मौसम में तेज बदलाव देखने को मिल सकता है। उत्तर भारत में ठंडी हवाएं और तेज होंगी, जिसका सीधा प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में न्यूनतम तापमान में जोरदार गिरावट आने की संभावना है और दिसंबर से फरवरी तक कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस सीजन में शीतलहर के दिन सामान्य से अधिक रहेंगे और रात का तापमान औसत से नीचे बना रह सकता है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली मावट इस बार कम रहने की संभावना जताई गई है, जिससे दिन का तापमान सामान्य के आसपास ही रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने किसानों और आमजन को आने वाले दिनों में बढ़ती सर्दी के प्रति सावधान रहने की सलाह दी है। सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों को दिसंबर माह में शीतकालीन अवकाश का लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग की ओर से जारी शैक्षिक कैलेंडर में स्पष्ट कर दिया गया है कि सभी शिक्षण संस्थान 25 दिसंबर 2025 से लेकर 5 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट की ओर से पूर्व में जारी कैलेंडर के अनुसार दिसंबर में कुल 21 दिन तक स्कूल संचालित होंगे। 25 दिसंबर से पहले इस माह में रविवार के अलावा कोई अन्य सार्वजनिक अवकाश नहीं है। लंबे अवकाश के बाद सभी स्कूल 6 जनवरी 2026 को पुनः खुलेंगे और शैक्षिक गतिविधियां फिर से शुरू होंगी। इस दौरान शिक्षक बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर भी रूपरेखा तैयार करेंगे। शिक्षा विभाग ने लगातार दूसरे साल शीतकालीन अवकाश की अवधि में बढ़ोतरी की है। आमतौर पर यह अवकाश 31 दिसंबर को समाप्त होता रहा है, लेकिन पिछले वर्ष इसे बढ़ाकर 5 जनवरी तक कर दिया गया था। कृषि अधिकारियों ने यूरिया की उपलब्धता और आपूर्ति को लेकर उर्वरक सप्लाई कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें कंपनियों को दिसंबर के प्रथम सप्ताह में 1,08,000 मीट्रिक टन यूरिया आपूर्ति के निर्देश दिए। बैठक में उर्वरक मंत्रालय के निदेशक अभय कुमार शर्मा वीसी के माध्यम से जुड़े। आयुक्त कृषि चिन्मयी गोपाल ने रबी सीजन के लिए यूरिया की मांग, उपलब्ध स्टॉक, वितरण व्यवस्था तथा परिवहन से जुड़ी प्रक्रियाओं पर चर्चा की। बैठक में यह तय किया गया कि दिसंबर के पहले सप्ताह में प्रदेश को 1,08,000 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए सभी संबंधित उर्वरक कंपनियों को समयबद्ध आपूर्ति के स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग ने स्टॉक की स्थिति, परिवहन व्यवस्था और जिला स्तर पर वितरण प्रणाली की भी विस्तृत समीक्षा की। कृषि आयुक्त चिन्मयी गोपाल ने कहा, किसानों को पर्याप्त और समय पर यूरिया उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए और जिलों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि विभाग नियमित रूप से यूरिया वितरण की मॉनिटरिंग कर रहा है, ताकि किसी भी जिले में कमी की स्थिति न बने। जरूरत पड़ने पर आकस्मिक व्यवस्था भी लागू की जाएगी। बैठक के अंत में उर्वरक कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भरोसा दिलाया कि वे तय समय सारिणी के अनुसार आपूर्ति जारी रखेंगे और किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए सोमवार से बीमा का काम शुरू हुआ। पशुपालन विभाग पशुओं का बीमा करने के लिए गाँवों में विशेष शिविर लगाएगा। योजना के तहत राज्य में 21 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। इस बार पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बीमा का काम होगा, जबकि पिछले वर्ष यह लॉटरी की ओर से किया गया। इस वर्ष पशु चिकित्सक और सर्वेयर एक साथ काम करेंगे और पशुओं का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने के साथ ही बीमा पॉलिसी भी जारी कर दी जाएगी। पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि योजना के अंतर्गत वर्ष 2025 से 26 के लिए बीमा का काम सोमवार से प्रारंभ हो गया है।
इस वर्ष का पहला बीमा सोमवार को अजमेर जिले के जीरोता गांव की सुरता देवी की 2 भैंसों का किया गया। जोराराम कुमावत ने बताया कि इस वर्ष बीमा के कार्य में गति और सुगमता लाने के उद्देश्य से प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। इस बार पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बीमा का काम होगा, जबकि पिछले वर्ष यह लॉटरी के जरिए किया गया था। इस वर्ष पशु चिकित्सक और सर्वेयर एक साथ काम करेंगे और पशुओं का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने के साथ ही बीमा पॉलिसी भी जारी कर दी जाएगी। इससे पशुपालकों को लाभ मिलने में तो आसानी होगी ही, साथ ही काम में भी गति आएगी। उल्लेखनीय है कि सोमवार 1 दिसंबर से प्रदेश के हर राजस्व गांव में योजना बनाकर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे अधिकतम पशुपालक प्रारंभिक चरण में ही योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। इस वर्ष एक पशुपालक एक जन आधार पर 2 गाय, 2 भैंस अथवा 1 गाय और 1 भैंस, 10 ऊंट तथा 10 भेड़ या 10 बकरियों का निःशुल्क बीमा करवा सकता है। पशुपालक शिविरों से पूर्व या शिविरों के दौरान भी स्वयं पंजीकरण कर सकेंगे। इसके लिए मंगला पशु बीमा योजना 25 से 26 का मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इस ऐप के माध्यम से जन आधार का उपयोग कर पशुओं का पंजीकरण कुछ ही मिनटों में किया जा सकता है। पशुपालक ई मित्र के माध्यम से भी 30 रुपए की राशि अदा कर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। राजस्थान की सियासत इन दिनों एक बार फिर तेज होती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अचानक दिल्ली दौरे और उसके ठीक बाद जयपुर में कैबिनेट व मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाए जाने से कई राजनीतिक संकेत सामने आ रहे हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि सरकार जल्द मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल जैसे बड़े कदम उठा सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है। दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लंबी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर तैयार किया गया विस्तृत रिपोर्ट कार्ड सौंपकर फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति और विभिन्न विभागों के कामकाज का ब्यौरा प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को आगामी प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया, जिसे सरकार देश विदेश के राजस्थानियों को जोड़ने के एक बड़े अवसर के रूप में देख रही है। मुख्यमंत्री ने पचपदरा रिफाइनरी प्रोजेक्ट को जल्द शुरू करने का आग्रह भी किया। यह परियोजना प्रदेश की सबसे महत्वाकांक्षी औद्योगिक योजनाओं में से एक मानी जाती है और इसके शुरू होने पर रोजगार, निवेश और ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी प्रगति की उम्मीद है। दिल्ली यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री की मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी हुई, जिसमें माना जा रहा है कि संगठनात्मक मुद्दों, शासन व्यवस्था और राजनीतिक समीकरणों पर बातचीत हुई। इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से हुई बैठक में राज्य के बजट से जुड़े मुद्दों, केंद्र से मिलने वाली राशि तथा लंबित वित्तीय प्रस्तावों पर चर्चा हुई। वित्तीय संसाधनों को मजबूत करने और राज्य की प्रमुख योजनाओं को निधि उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठकों के लिए अचानक भेजे गए आमंत्रण के बाद अटकलें और तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक 3 दिसंबर की बैठकों में रिफाइनरी प्रोजेक्ट की समीक्षा, प्रवासी सम्मेलन की तैयारियों, राज्य केंद्र की संयुक्त योजनाओं और आगामी बजट से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों पर विचार होगा। उद्योग, निवेश और व्यापार सुधारों से जुड़े प्रस्तावों को भी इन बैठकों में आगे बढ़ाया जा सकता है। सीएम भजनलाल का दिल्ली दौरा इस बात का संकेत माना जा रहा है कि राजस्थान सरकार आने वाले दिनों में कुछ बड़े और असरदार निर्णय लेने की तैयारी में है। इसी वजह से कल होने वाली बैठकें बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव में हो रही देरी को लेकर जहां गांवों में विकास कार्यों के प्रभावित होने की चिंताएं बढ़ रही थीं, वहीं अब इस पूरे मामले पर पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान सामने आया है। मीडिया के साथ खास बातचीत में मंत्री दिलावर ने पंचायत चुनाव की देरी का असली कारण बताया है और साथ ही सरकार की 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत चुनाव कराने की मंशा को भी साफ किया है। पंचायत चुनाव लेट होने से गांवों में हो रही कथित परेशानियों के सवाल पर मंत्री दिलावर ने डैमेज कंट्रोल करते हुए स्पष्ट किया कि विकास कार्य ठप होने जैसी कोई स्थिति नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया कि जमीनी स्तर पर थोड़ी बहुत परेशानी जरूर आ रही है, जिसका मुख्य कारण केंद्र से मिलने वाली राशि की किस्तों का कभी कभी लेट हो जाना है। पंचायती राज मंत्री ने दावा किया कि सरपंचों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी पंचायती राज विभाग में जो प्रशासक नियुक्त किए गए हैं, वे पूरी सक्रियता और जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। मंत्री दिलावर ने बताया कि हाल ही में सरपंचों का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला था और चुनाव देरी समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनकी विस्तृत चर्चा हुई है। जब मंत्री मदन दिलावर से पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर सीधा सवाल किया गया, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव कब होंगे यह पूरी तरह से ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर निर्भर करता है। मंत्री के अनुसार ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आना अभी बाकी है।
जैसे ही यह रिपोर्ट सरकार को मिलेगी, इसे मंत्रिमंडल में रखा जाएगा और इस पर जरूरी फैसला लिया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि जब तक ओबीसी आरक्षण की स्थिति साफ नहीं होती, तब तक चुनाव कराना कानूनी रूप से संभव नहीं होगा। चुनावों की देरी के बीच मंत्री दिलावर ने एक और महत्वपूर्ण राजनीतिक मंशा को उजागर किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत चुनाव कराने की है। दरअसल वन स्टेट वन इलेक्शन का सिद्धांत वन नेशन वन इलेक्शन के व्यापक विचार का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश भर में चुनावों की संख्या और लागत को कम करना है। यदि सरकार इस मंशा पर आगे बढ़ती है, तो इसका अर्थ यह हो सकता है कि राज्य के भीतर लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों को एक ही समय या एक ही कैलेंडर वर्ष के आसपास लाने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि मंत्री ने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह प्रक्रिया कब और कैसे पूरी होगी, लेकिन सरकार की नीतिगत दिशा को जरूर इंगित कर दिया है। राजस्थान में भजनलाल सरकार अब हॉस्पिटल में फीडबैक सिस्टम लागू करेगी। प्रदेश के सभी हॉस्पिटल में यह व्यवस्था होगी, जहां रोगियों और उनके परिजनों से सुझाव लिए जाएंगे। इन्हीं फीडबैक के आधार पर स्वास्थ्य सुविधाओं में व्यापक सुधार किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में प्रमुख सचिव गायत्री राठौर ने जेके लोन अस्पताल के निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए। व्यवस्था लागू होने के बाद अस्पतालों में आने वाले रोगी और उनके परिजन वहां मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अपना फीडबैक दे सकेंगे। इसके आधार पर अस्पताल प्रशासन आवश्यक सुधार कर व्यवस्थाओं को पेशेंट फ्रेंडली बनाएगा। प्रमुख शासन सचिव का कहना है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ एवं सुगम बनाने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। अस्पतालों में व्यवस्थाएं पेशेंट फ्रेंडली हो, ताकि रोगियों एवं उनके परिजनों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसी सोच के साथ पहले चरण में मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में फीडबैक सिस्टम अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे रोगियों और परिजनों को अस्पतालों में आने वाली कठिनाइयों की वास्तविक जानकारी मिल सकेगी। इस सिस्टम की नियमित तौर पर मॉनिटरिंग भी की जाएगी। इसके साथ ही आईसीयू और सुपर स्पेशलिटी में आने वाले गंभीर रोगियों की सर्वाइवल रेट को उच्चतम स्तर पर ले जाने पर जोर दिया जा रहा है। गायत्री राठौर ने जेके लोन अस्पताल के निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली।